नमस्कार जी। आज हम मध्य प्रदेश के बहुत ही ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर इंदौर में हैं। इंदौर की गंगा जमुनी तहज़ीब दुनिया के लिए एक मिसाल है। यहाँ की बुलंद इमारतें, भव्य मंदिर, मस्जिदें और यहाँ के ऐतिहासिक स्थान, यहाँ की प्राचीन सभ्यता, इस शहर की खूबसूरती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की फ़िज़ाओं में कशिश है, मोहब्बत है, मिठास है, यहाँ के लोगों में अपनापन है। यहाँ के प्रतिष्ठित साहित्यकारों की पृष्ठभूमि हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। एक बार फिर साक्षात्कार एक कवि से कार्यक्रम में आपसे संवाद रचाते हुए हर्षित हूँ। आज हम श्रीमती ज्योति जैन जी के साहित्यिक सफर के बारे में बातचीत करेंगे। आप अत्यंत सेवाभावी, मृदुभाषी, सुयोग शिक्षिका, निर्भीक व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। लेखन में निरंतर सक्रिय हैं और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। नमस्कार ज्योति जी। जी नमस्ते। आपका साक्षात्कार एक कवि कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंदौर शहर की पृष्ठभूमि बहुत ही गरिमामयी और गौरवान्वित करने वाली रही है। हाँ जी। आपकी कर्म भूमि इंदौर है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कर्म भूमि मेरी इंदौर है, लेकिन जन्मभूमि जो है मेरी वो एक छोटा कस्बा है मंदसौर। मेरा जन्म वहाँ हुआ। जी मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो साहित्य उसमें रचा बसा रहा है, जी क्योंकि मेरे माँ और बाबूजी जो घर में हमारे यहाँ पुस्तकें आती थी किराए से, तो घर में एक साहित्य का वातावरण था। जी तो मुझे लगता है कि मैंने कक्षा 5वीं 6ठी से पढ़ना शुरू कर दिया था। जी धीरे धीरे समझ आने लगी और हायर सेकेंडरी तक आते आते जब मैं इंदौर पढ़ने के लिए आ गई तो लगा कि कहीं ना कहीं एक अंदर एक लेखक या कवि जन्म ले रहा है। जी तो इस तरह से लेखन का जो सिलसिला था वो कविताओं से शुरू हुआ है। हाँ जी। जी। आप इंदौर की साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में क्या कहना इंदौर चाहेंगी? की साहित्यिक पृष्ठभूमि बहुत समृद्ध है। यहाँ से सूर्यकांत नागर जी हैं और शरद पगारे सर हैं हाँ जी। और प्रताप सिंह सोढ़ी जी जैसे ऐसे वरिष्ठ हाँ जी। साहित्यकार तो यहाँ है ही। उसके अलावा शरद जोशी जो हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार, वो इंदौर से रहे हैं। अच्छा जी। मालती जोशी जैसी साहित्यकार, मन्नू भंडारी, ये इन सब ने इंदौर का नाम रोशन किया है और इंदौर के साहित्य जगत को समृद्ध किया है। अच्छा जी। ज्योति जी, आप अपनी पुस्तकों के संदर्भ में अगर दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो? जी। देखिए, मुझे लगता है कि हर लेखक के ज़िंदगी में लेखन की शुरुआत जो होती है वो कविता से होती है। मेरे साथ भी यही हुआ। शुरू में मैंने खूब कविताएं लिखी, लेकिन मेरा जो पहला संग्रह आया वो था लघु कथा संग्रह जल जल तरंग शीर्षक से। और जल तरंग वो किताब है जो अंग्रेज़ी, मराठी, बांग्ला और सिंधी में अनुवादित हुई है। इसके अलावा मैंने कहानी, कविताएं, लघु कथाएं, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, इन सभी विधाओं में लिखा है। इन सभी विधाओं की मिला करके 16 पुस्तकें आई हैं और एक पुस्तक मेरी मालवी में है जिसका शीर्षक है गोद भराई। इस तरह सभी विधाओं में मैंने लेखन किया है और अभी जो अब हाल ही में मेरी पुस्तक आने वाली है वो व्यंग्य संग्रह आने वाला है। जी। आपकी कोई विशेष उपलब्धि जिसके बारे में आप बताना चाहें? अब मेरी जो 2-3 उपलब्धियां हैं जिनके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी। एक तो मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो सचमुच मेरे लिए गौरव की बात है। इसके अलावा 2 विद्यार्थी महाराष्ट्र में मेरे समग्र साहित्य पर पीएचडी कर रहे हैं। मॉरिशस की महात्मा गांधी हिंदी संस्थान की एक छात्रा ने मेरे कहानी संग्रह नज़र बट्टू पर शोध प्रबंध तैयार किया है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में और बीए के पाठ्यक्रम में मेरी 4 लघु कथाएं शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है मेरे लिए कि ये उपलब्धियां मुझे प्राप्त हुई हैं। ज्योति जी, जिस तरह आजकल कवियों की भरमार हुई है, उससे साहित्य प्रभावित हुआ है या नुकसान हुआ है?
देखिए, दोनों चीज़ें हैं। कविताओं की या कवियों की जो भरमार की जहाँ तक बात है, जी तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्तर वहाँ गिरा है, जहाँ मंचीय कवि चुटकुलों का प्रयोग ज़्यादा करने लगे हैं। जी कविता कम, चुटकुले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य है, वो दर्शकों को हँसाना होता है। जी लेकिन इसके विपरीत मैंने इंदौर शहर में ही कई युवा कवि ऐसे देखे हैं, जो बहुत अच्छा और बहुत गहरा लिख रहे हैं। जी उनकी कविताएँ जोश जगाती है, उनकी कविताओं में गहराई है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि अरे! युवा इतनी गहरी कविता कैसे लिख सकता है? तो धड़ल्ले से तो आ रहा है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट होता है, तो बहुतायत में जब आता है, तो उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन क्वालिटी कितनी है, उस पर पहले ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारी क्वालिटी खराब है। दोनों तरह की कविताएँ आ रही जी हैं। जी। साहित्य में स्त्री विमर्श के बारे में आपके क्या विचार हैं? अ, स्त्री विमर्श, पहले तो ये समझें कि स्त्री विमर्श है क्या? स्त्री द्वारा लिखा गया या स्त्री के लिए लिखा गया? स्त्री विमर्श के नाम पे कई बार ऐसा भी होता है कि लेखक बायस्ड हो जाता है या लेखिका जी बायस्ड हो जाती है। जी स्त्री विमर्श मतलब क्या, स्त्री की प्रताड़ना सिर्फ? ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री विमर्श जैसा विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम लेखन की बात करते हैं, तो स्त्री एक ऐसा विषय है जिस पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि स्त्री में संवेदनाएं हैं। जी तो स्त्री विमर्श के नाम पर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लेखन या तो बायस्ड हो जाता है या खुलापन और अश्लीलता की तरफ चला जाता है। जी मुझे दोनों ही चीज़ों में आपत्ति है। स्त्री के बारे में स्त्री लिखे तो यकीनन वो गहराई से लिखती है, क्योंकि वो एक स्त्री को समझती है। पुरुष भी कई बार, पुरुषों की कलम से भी स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा लिखा गया है। जी लेकिन मुझे लगता है कि स्त्री और पुरुष के बीच जो एक फ़र्क है, स्त्री प्रसव पीड़ा सहती है, गर्भ धारण करती है और शिशु को अमृतपान कराती है। तो स्त्री और पुरुष के बीच एक महीन सा फ़र्क आ जाता है। वो फ़र्क संवेदनाओं के स्तर पर लेखन में भी नज़र आता है। जी तो स्त्री विमर्श, इस शब्द से मैं थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि स्त्री वो विषय है जो हर विषय के केंद्र बिंदु में हो सकती है। जी जब हम प्रकृति की बात करते हैं, तो भी उसमें कहीं न कहीं स्त्री नज़र आ जाती है। जी तो स्त्री एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो हमको स्त्री विमर्श जैसी चीज़ों से बचना चाहिए, मुझे लगता है। अब बात महिलाओं की आई है तो मैं आप ही से पूछना चाहूँगी, महिला होकर आप पारिवारिक और साहित्यिक दोनों ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं। क्या परिवार का सहयोग आपके साथ है? अ, जब मेरी इंडिविजुअल मैं बात करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अधिकांश महिलाएं मेरी तरह हैं। जी देखिए, हर जगह, हर स्थान और परिस्थितियाँ हर जगह की अलग-अलग होती हैं, ठीक है? कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ बहुत सपोर्ट होता है, तुम लिखो, तुम कुछ भी करो, हर बात के लिए आपको आज़ादी है। जी मैं जिस परिवार से आती हूँ, वहाँ वो मारवाड़ी परिवार है ना? तो निश्चित रूप से घर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ अधिक होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप सलीके से अपनी बात को प्रस्तुत करें, घर में, परिवार में। आप क्या काम कर रहे हैं, ये आपकी पहचान बन जाए, तो निश्चित रूप से परिवार वालों का सहयोग आपको रहता है। लेकिन लेखन की जहाँ तक बात है, तो वो तो आपको ही करना है। और मुझे लगता है कि एक स्त्री में इतनी क्षमता होती है कि वो घर, परिवार और लेखन, ये सारे दायित्व बहुत आसानी से सुलझा सकती है, निभा सकती है। सिर्फ अपनी
मुझे लगता है कि इसके लिए जो मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का प्रयोग करती हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो आप सारी चीज़ों को बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई साहित्यिक अविस्मरणीय पल जो आपको रोमांचित कर देता हो? अ, साहित्य को लेकर के तो नहीं, पर कई बार लेखन को लेकर मुझे ऐसा कई बार महसूस हुआ कि कुछ बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित किया, तो मैंने लिखा। अच्छा। कुछ बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया, तो मैंने लिखा। तो जो आपकी अनुभूतियाँ होती हैं, तो ये ऐसा कई बार अविस्मरणीय होता है। मुझे याद है मैं जब 50 साल की हुई, तो मेरी 2 बेटियाँ हैं। उन्होंने मुझे बड़े सरप्राइज़ दिए खूब सारे। जी, बेटियाँ बड़ा करती हैं क्रिएटिव खुद। जी। अब मुझे लगा कि यार बच्चों ने इतना किया है, तो क्या करें? तो मैंने माँ बेटी पर 50 कविताएँ लिखी, अच्छा जी, क्योंकि वो मेरा 50 साल पूरे हुए थे। अच्छा जी। और आप यकीन मानेंगी वो बड़ा मेरे लिए अविस्मरणीय इसलिए है क्योंकि जो माँ बेटी की 50 कविताएं, अच्छा, बड़ा सहजता से उसका शीर्षक भी मैंने माँ बेटी ही रखा है। अच्छा जी। तो उसमें जो 50 कविताएं, तो वो जब लोगों तक गई तो कई लोगों ने उसकी 100-100 प्रतियां खरीदी। और वो अच्छा जी। प्रतियां इसलिए खरीदी क्योंकि उनको अपनी बेटी की शादी में मेहमानों को गिफ्ट देना था। अच्छा जी। तो इस ये तो तरह बहुत ही खुशी की बात है। इंदौर के बड़े एक यहाँ मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनकी जो ऑनर है उन्होंने खरीदी। एक डॉक्टर आशा बख्शी हैं, यहाँ की फेमस गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने खरीदी। एक यहाँ अग्रवाल स्वीट्स बड़ा फेमस है, उसके जो ऑनर है मोहन जी अग्रवाल, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छा खरीदी। जी। ऐसे तो लोगों ने जी, बल्क में जी। ये खरीद के और अपनी बेटी की शादी में। तो ये एक मेरे लिए बड़ी अविस्मरणीय, हाँ, हाँ जी, उसके अपने 5 संस्करण आ चुके हैं उस पुस्तक के, क्योंकि अच्छा। वो इतनी बिकी और वो बस ऐसे बन गई कि बच्चों को कुछ गिफ्ट देना है और वाह! 50 कविताएं माँ ये बेटी को तो बहुत लेकर ही के। अविस्मरणीय पल हाँ, हैं, उत्साहित कर देने वाले हैं, हाँ। हर्षित पल हैं ये आपके। मैं आपकी इजाज़त हो तो मैं दर्शकों को उसकी एक छोटी सी कविता सुनाना हाँ चाहूँगी, जी, बिल्कुल, माँ बिल्कुल। को लेकर, माँ और बेटी को लेकर। एक है कि अ, ईश्वर के आगे झोली फैलाते लोग खुशियाँ मांगते हैं। ईश्वर के आगे झोली फैलाते लोग खुशियाँ मांगते हैं। मुझे अचरज है वे अपने लिए बेटी क्यों नहीं मांग लेते। वाह! बहुत खूब। बस ऐसी छोटी छोटी कविताएं हैं। और एक माँ को लेकर है कि नज़र से बचाने के लिए माँ ने हाथ पैरों में काले धागे बांध दिए। अच्छा जी। नज़र से बचाने के लिए माँ ने हाथ पैरों में काले धागे बांध दिए, पर माँ नहीं जानती थी कि ताकत काले धागे में नहीं, माँ की उंगलियों में वाह, वाह, वाह! है। क्या बात है। बहुत खूब तो मैम। बस इस तरह से उसमें छोटी छोटी कविताएं हैं माँ बेटी को लेकर। ये बात स्त्रियों की चली है, माँ हाँ बेटी जी, की जैसे आप जी बात कर जी, रही हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप भी 50 से ऊपर की हैं, हाँ जी, तो महिलाओं की बढ़ती उम्र में उनको किस तरह से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए? हाँ। ये बहुत अच्छा सवाल है जसप्रीत जी। कारण क्या है कि मैंने अपने समाज में चारों तरफ जब भी मैं देखती हूँ, तो लगभग 95% महिलाएं अपनी जी, सेहत के प्रति जागरूक नहीं हैं। जी, बढ़ती उम्र के साथ हार्मोन्स बदलते हैं। महिलाओं की एक, कह लें कि हिंदुस्तानी महिलाओं की एक बड़ी बुरी आदत है, घर के हर व्यक्ति का ध्यान रखती है। सास को क्या चाहिए, ससुर को क्या चाहिए, पति को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, हर एक की थाली सजी हुई, और जो जिसको चाहिए वो देती है। जी, बिल्कुल। कभी ये नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए। जी, यहाँ मैं महिलाओं से निवेदन करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी स्वार्थी हो जाएं। जी, कुछ भी बच गया है, खा लिया है, इस मानसिकता से बाहर निकलें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपनी सेहत के लिए सुबह का 1 घंटा अवश्य दें, जी, क्योंकि जब महिला स्वस्थ होगी तभी वो परिवार को स्वस्थ रख पाएगी। जी, और स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग होगा और स्वस्थ मन होगा। जी, तो बिल्कुल। लेखिकाएं तभी लेखन व्यवस्थित कर जी, पाएंगी जी, जब वो स्वस्थ होंगी। जी, बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि महिलाएं सोचती है हमको एक्सरसाइज
से उनका दूर दूर से कोई नाता नहीं होता है, जबकि ये गलत है। बढ़ती उम्र तक अपने को स्वस्थ रखना है तो अपने शरीर की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। और मैं ये भी मानती हूँ कि जो हमारा, देखिए बोलते हैं कि आत्मा तो अलग ही है, लेकिन देह नश्वर है, लेकिन यही देह है जो ईश्वर ने आपको दी है। जी तो जब ईश्वर ने आपको कोई चीज़ दी है तो उसकी देखभाल तो आपको जी व्यवस्थित करना चाहिए। बिल्कुल। तो अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, और साथ ही अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान रखें। जी ज्योति जी, एक अंतिम सवाल। जी। आपके पास साहित्य का लंबा अनुभव है, तो साहित्य में जो नए लिखने वाले आ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अ, देखिए, साहित्य का जो अनुभव है, मैं करीब 35 साल से लिख रही हूँ, 3 दशक से ऊपर हो गए जी मुझे लिखते हुए। जो नए लिखने वाले आ रहे हैं उनको मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। देखिए, लेखन जो है, एक तो धीरज मांगता है। जी पेशेंस आज की युवा पीढ़ी में थोड़ा कम नज़र कम आता होता है जा ना? रहा है। हाँ धीरज नहीं होता है। नई टेक्नोलॉजी आ गई है। मुझे याद है, जब मैं लिखती थी तो कागज़ पेन लेकर बैठते थे, है ना? फिर लिखा, फिर कुछ गलत है, फाड़ा ऐसे-ऐसे करके इधर डाल दिया। अच्छा, कागज़ के दोनों तरफ लिखते थे क्योंकि पता था कि कागज़ अभी फटने वाला है ना? अपना लिखा हुआ खुद एडिट करो। एक बार लिखा, लिख के रख दो, फिर उसको 4 घंटे, 5 घंटे अगले दिन या उसके अगले दिन फिर से उठाएँ। जब आपका लिखा हुआ 4 पेज का आपने कुछ लिखा है और उसको 2 दिन बाद पढ़ेंगे, आप उसको अपने आप एडिट करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या कमी है। आजकल के बच्चों को क्या इंस्टेंट का ज़माना हो गया, 2 मिनट में मैगी, है ना? ऐसे हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, जी खाना-पीना। जी जी तो लेखन को भी वो इंस्टेंट ही मानते हैं। मोबाइल उठाया, फट से टाइप किया, वो लेखन नहीं होता है। जी तो लेखन धीरज मांगता है, लेखन साधना है। साधना मतलब लेखन को भी साधना पड़ता है, जी उसके जी बिना बिल्कुल। लेखन नहीं होगा। दूसरी बात कि हमारी पीढ़ी के लोग या मुझसे पहले वाली पीढ़ी के लोगों ने पढ़ा बहुत है। एक अच्छा लेखक, एक अच्छा पाठक भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। जितना आप अध्ययन करेंगे, उतना ही आप बेहतर लिखेंगे। एक उदाहरण देती हूँ, जैसे मैं कोई कहानी लिख रही हूँ और उसमें एक कहानी में मैंने एम्स्टर्डम का ज़िक्र किया। तो एक का मेल आया कहीं बाहर से, उसने जब उस वक्त मैं फ़ेसबुक पर थी, कहीं तो भी उन्होंने पढ़ी और बोले, आपने ये ज़िक्र कैसे किया, ये कैसे किया? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमको भौगोलिक ज्ञान होता है। जी आपकी कहानी में भौगोलिक ज्ञान तभी आएगा जब आपको उसकी जानकारी होगी। आप कहाँ वहाँ अलग-अलग जगह का की प्रकृति अलग होती है। आपके लेखन की पृष्ठभूमि अगर लेह लद्दाख है, तो आपको लेह लद्दाख की जानकारी होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आप केरल पर लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का परिवेश, वहाँ का मौसम, हर चीज़ की आपको जानकारी होना चाहिए, वहाँ के त्योहार। तो ये तभी संभव है जब आप पढ़ें और जागरूक रहें। तो जो आज की युवा पीढ़ी है, देखिए, युवा पीढ़ी पे हम भरोसा करें, लेकिन साथ ही युवा पीढ़ी को ये भी समझाना ज़रूरी है कि लेखन यदि उसको अपनाना है तो उसको एक तो अच्छा पाठक होना यानी अध्ययन बहुत ज़रूरी है, और दूसरा धीरज यानी पेशेंस हो लिखने में। अपना लिखा हुआ बार बार पढ़ें और फिर उसको अ, अंतिम रूप दें, जी तो निश्चित रूप से वो लेखन जो है वो निखर कर आएगा। जी बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। उम्मीद है आज की इस बातचीत के दौरान हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आज का ये साक्षात्कार बहुत ही ज्ञानवर्धक और सार्थक रहा। अगले एपिसोड में किसी प्रतिष्ठित साहित्यकार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।